नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा में हम लोग केमद्रुम योग का विश्लेषण करेंगे। आप सभी से यह भी कहना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया जा रहा है, वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो उद्देश्य पूरा होगा। इसलिए कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें। अमूमन जैसे कहा जाता है कि चंद्रमा के कारण केमद्रुम योग का निर्माण होता है और चंद्रमा के कारण शुभ योग भी बनते हैं और अशुभ योग भी बनते हैं। चंद्रमा से बनने वाला जो सबसे बुरा जो अशुभ योग है वो आपको केमद्रुम योग है। जब किसी जातक के कुंडली में केमद्रुम योग बन जाता है तो ऐसा जातक दरिद्रता का जीवन जीता है, ऐसा ज्योतिषियों के द्वारा कहा जाता है, जो आप सभी के मन में एक विशेष डर पैदा करता है। और उसी डर को कितना होना चाहिए किसी भी जातक के अंदर, कितना नहीं होना चाहिए और किन परिस्थितियों में दो लोगों के कुंडली के अंदर केमद्रुम योग है तो क्या दोनों के जो प्रभाव होंगे दोनों के जीवन में क्या सेम होंगे, यही विश्लेषण आज का विषय है। आप सभी के सामने दो लग्न चार्ट है। इन दोनों लग्न चार्ट के अंदर केमद्रुम योग का निर्माण हो रहा है। पहला जो लग्न चार्ट है वो आपको मेष लग्न का चार्ट है और दूसरा जो लग्न चार्ट है वो मिथुन लग्न का चार्ट है। मेष लग्न के चार्ट में जो चंद्रमा है वो द्वितीय मतलब धन भाव के अंदर बैठे हुए हैं वृषभ राशि में और फर्स्ट हाउस के अंदर राहु बैठे हुए हैं। केमद्रुम योग का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा के आगे और एक घर पीछे कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ हो और वो ग्रह सूर्य, राहु और केतु के छोड़ करके, अगर सूर्य, राहु, केतु आगे और पीछे बैठे हुए भी हैं तब भी ये माना जाएगा कि केमद्रुम योग का निर्माण हो रहा है। इस कुंडली के अंदर आप देख रहे हैं वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं, राहु लग्न के अंदर बैठे हुए हैं मेष राशि के अंदर। 6th हाउस में आपको सैटर्न बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, सूर्य बैठे हुए हैं, मरकरी बैठे हुए हैं, बुध, और 9th हाउस के अंदर भाग्य घर के अंदर जुपिटर बैठे हुए हैं और 10th हाउस के अंदर मंगल बैठे हुए हैं। गुरु 9वें भाव के अंदर बैठे हैं, मंगल 10वें भाव के अंदर बैठे हैं और शुक्र 12 भाव के अंदर बैठे हुए हैं। ये है एक कुंडली जिसके अंदर केमद्रुम योग का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब दूसरे लग्न चार्ट की हम बात कर लें तो दूसरा जो लग्न चार्ट है वो आपको मिथुन लग्न का चार्ट है। इस मिथुन लग्न के चार्ट के अंदर जो चंद्रमा है वो कर्क राशि में दूसरे घर के अंदर बैठे हुए हैं इसमें भी, और केतु जो है 4th हाउस के अंदर कन्या राशि में बैठे हैं। 6th हाउस के अंदर वृश्चिक राशि में शनि बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं। आप चाहें तो आप सभी भी इस कुंडली को अपने किसी नोटपैड पर बनाकर समझ सकते हैं। 9वें हाउस के अंदर गुरु बैठे हुए हैं और 10वें हाउस के अंदर बुध बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं और राहु बैठे हैं। इन दोनों ही लग्न चार्ट के अंदर केमद्रुम योग का निर्माण हो रहा है। आप यह मान सकते हैं कि ये किसी दो जातकों की लग्न चार्ट है। तो क्या आज का विश्लेषण यह है कि क्या दोनों के लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग केमद्रुम योग का निर्माण हो रहा है तो क्या दोनों ही अपने जीवन में बहुत ही दरिद्रता का जीवन जिएंगे या फिर बहुत ही सारी परेशानियों का जीवन जिएंगे। यह बिल्कुल सत्य है कि जब भी केमद्रुम योग का निर्माण होता है तो इसका मुख्य जो परिणाम यह होता है कि जातक मानसिक रूप से थोड़ा सा वो अपने आप में ये मान सकते हो कि वो पीड़ित हो जाता है। वो मतलब पीड़ित होकर के और उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन का भाव हो जाता है और अपने आप को वो अकेला रखने की कोशिश करता है। यह जरूर
इसका प्रभाव होता है। लेकिन बाकी सारे जितने भी प्रभाव आपको सुनने को मिलते हैं कि वो जातक जो है कि दरिद्र हो जाएगा, बहुत ही बड़ा दरिद्र हो जाएगा, ये सारी चीज़ों पर थोड़ा सा किसी भी ज्योतिषियों को भी सोचकर समझकर कंप्लीट विश्लेषण करके बाकी सारे ग्रहों की स्थिति को देखकर ये स्टेटमेंट देना चाहिए। और आप सभी से भी कहूँगा कि अगर किसी भी जातक के कुंडली के अंदर किमद्रुम योग का निर्माण हो रहा है तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले उनको अपना कुंडली किसी एक्सपर्ट से दिखवाने की आवश्यकता है कि उनकी कुंडली के अंदर कितना प्रभावशाली रूप लेकर बैठा है किमद्रुम योग, यह देखने की आवश्यकता है। अब जैसे पहला जो आपको स्थिति है, इस स्थिति में थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। इस स्थिति में वृषभ राशि के अंदर आपको चंद्रमा बैठे हैं और आपको नवम भाव में गुरु बैठे हुए हैं। नवम भाव में गुरु बैठ करके और अपनी पंचम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। ठीक है, जब पंचम दृष्टि से लग्न को जुपिटर देखते हैं तो आप जानते हैं कि आप सभी जो जातक होगा बहुत ही प्रभावशाली बना देंगे उसको, उसके अंदर वक्तव्य करने की एक विशेष क्षमता दे देंगे, उसके अंदर जो विशेष ज्ञान से भरा हुआ वो इंसान हो जाएगा। ऐसा प्रभाव आपको जुपिटर दे देंगे उसके लग्न के अंदर। लग्न क्या होता है? जातक का व्यक्तित्व होता है। तो ये सारे प्रभाव क्या नहीं डालेंगे? अगर किमद्रुम योग का निर्माण हो रखा है तो क्या जुपिटर अपना प्रभाव देना बंद कर देंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो लग्न को जो है कि प्रभावित करेंगे जुपिटर और लग्न को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। लग्न जो होता है व्यक्ति का शरीर, कदकाठी, उसका सोचने के तरीका, उसके जो है कि जीवन में जो भी जीवन शैली है, उन सारी चीज़ों का आकलन लग्न से होता है। तो इन सारी चीज़ों को प्रभावित करते हुए जुपिटर एक जातक को एक विशेष लेवल का विशेष व्यक्तित्व का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाएंगे, यहाँ पर नवम हाउस में बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि से देखते हुए। इसके अलावा अगर बात कर ले जाए तो इस लग्न चार्ट के अंदर जो मंगल हैं वो आपको लग्नेश है, और लग्नेश कहाँ पर जाकर बैठे हैं? लग्नेश दसम हाउस के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। कौन है मंगल? मंगल जो है कि मकर राशि में जाकर के दसम हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तो उच्च का होकर जाकर के बैठे हुए हैं। अगर मंगल जो है कि उच्च का होकर जाकर के बैठे हुए हैं तो क्या जातक जो है कि उच्च का फल नहीं देंगे? मंगल उसके व्यक्तित्व को एक ऊंचे लेवल का व्यक्तित्व बनाने में क्या जो है कि मंगल अपनी भूमिका निभाएंगे नहीं, या फिर निभाना बंद कर देंगे? ऐसा तो नहीं है ना। साथ में जो है कि मंगल की एक और बात आपको बता दूं कि मंगल जो है कि उच्च का हो करके और खुद अपने ही व्यक्तित्व को खुद वो देख रहे हैं अपनी फोर्थ दृष्टि से, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। मंगल खुद चौथी दृष्टि से लग्न के ऊपर अपना प्रभाव दे रहे हैं। तो लग्न के ऊपर जब प्रभाव देते हुए वो जो देख रहे हैं मंगल को, तो क्या जातक के व्यक्तित्व को वो निखारने की कोशिश नहीं करेंगे? आप यह मान सकते हो कि ऐसा जो जातक होगा एग्रेसिव बहुत होगा, ये बात मान सकते हो आप, चिड़चिड़ा भी बहुत होगा। लेकिन साथ में जो है कि आप ये नहीं कह सकते कि वो जातक जो है कि जीवन में दरिद्र हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दरिद्र हो जाएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब लग्नेश मजबूत होता है तो आप यह नहीं कह सकते कि वो जीवन में जातक कभी भी गरीबी के दलदल में फंसा हुआ व्यक्तित्व नहीं हो सकता है। वो उसके अंदर एक विशेष क्षमता होती है कि वो अब गरीबी से बाहर आ जाए। दूसरी अब बात कर ले, अब इसके अलावा एक तीसरे कंडीशन की बात कर ले। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो शुक्र होते हैं, शुक्र हमेशा ही द्वादश हाउस के अंदर बैठकर अच्छा ही फल देते हैं। और इस लग्न चार्ट के अंदर जो शुक्र है वो आपको सप्तम हाउस के स्वामी ग्रह बन के द्वादश हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, और साथ में दूसरे भाव का स्वामी ग्रह बन के द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अब द्वादश भाव के अंदर बैठे हैं और शुक्र उच्च का होकर के बैठे हुए हैं। शुक्र उच्च का हो तो आप क्या यह कल्पना कर सकते हैं? द्वादश भाव में जाकर के उच्च का होकर के बैठे हुए हैं तो जातक बहुत ही खर्चीला जरूर होगा, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं होगी कि जातक जो है कि अपने जीवन में उसको सुखों की कमी होगी। वो चाहे जहाँ से भी शुक्र लेकर के आए, उसके जीवन में सुख को लाना उनकी मजबूरी होगी। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा जातक दरिद्रता के बहुत ही ऊंचे स्तर का जीवन को जिएगा। हाँ, ये जरूर है, वो सामान्य लोगों के जीवन में भी चीज़ें थोड़ी सी जैसे होती है वैसी ही रहेंगी। लेकिन इस स्थिति में जब भी किमद्रुम योग का निर्माण होता है, खासकर चंद्रमा मन को प्रभावित करते हुए व्यक्ति को थोड़ा चिड़चिड़ा, अकेलापन में रहने की आदत या फिर अकेलापन को पसंद करने वाला जरूर बना देता है।
तो एक ये जो है कि ये स्थिति है। मैं ये नहीं कहता कि कृत्रिम योग के निर्माण में जो भी शास्त्रों में लिखा गया है वो गलत है। जैसे शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई है, शास्त्रों में जो लिखी गई है और उसके जो है कि फिर अगले 4, 5, 10 पढ़ने के बाद में फिर उसी जो सूत्र होते हैं उसी सूत्र का एक जो है कि आपको विरोध में भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। वो उस टाइम के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने किस स्तर पर जाकर सोचकर किसी चीज़ को बोलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि उन्होंने जो बात एक कह दी है उसी को गांठ बांध करके आपको मतलब चलना चाहिए, क्योंकि उनके स्टेटस में कोई भी आज का ज्योतिष उनके मनोगत भाव की स्थिति में नहीं पहुंच सकता है। तो उन्होंने जो कहा है जरूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें एक साथ कह दिए। अब मान लो कि एक सूत्र को तोड़ने के जो है कि आपको 1000 कारण होते हैं, तो हजारों कारणों का तो वो विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है कि कुछ खास कारणों के विश्लेषण कर दिया, लेकिन उसके अलावा आपके खुद के भी जो है कि सेंस, अपने लॉजिक, अपने तर्क पर आपको सोचने की आवश्यकता है कि जब जो है कि लग्नेश मजबूत हो जाए, साथ में जुपिटर जो है कि लग्न को देख रहे हो अपनी पंचम दृष्टि से, साथ में जो है कि जो शुक्र है, शुक्र के जो है कि कारक ग्रह जो है कि शुक्र है और वो उच्च का होकर के जाकर बैठे हैं, सप्तम हाउस का स्वामी ग्रह बन के बैठे हुए हैं। तो ऐसे जातक का आप नहीं कह सकते हैं कि वो जातक बहुत ही ज़्यादा दरिद्रता का जीवन जिएगा, मानसिक रूप से पीड़ित जरूर हो सकता है। अब वहीं अगर दूसरे लग्न चार्ट की अगर बात कर ली जाए तो इस लग्न चार्ट के अंदर भी आप देख लो, जैसे जो है कि मध्यम योग का निर्माण हो रहा है, दूसरे हाउस के अंदर मिथुन लग्न की कुंडली है और यहाँ पर जाकर के आपको चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो इसमें जो है कि मध्यम योग का निर्माण हो रहा है। इसमें आपको 4th हाउस के अंदर केतु बैठे हुए हैं और आपको 6ठे घर के अंदर शनि बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं और उसके बाद आपको 9th हाउस के अंदर जुपिटर बैठे हुए हैं, गुरु जो है कि बैठ करके, और यहाँ भी आपको पंचम हाउस को देख रहे हैं। लेकिन बनस्पत में आपको बता रहा हूँ, मेरा विश्लेषण करने का सिर्फ ये 2 चार्ट के एक साथ रख करके बात करने का तात्पर्य यह बस इतना है कि अब दोनों ही कुंडलियों के अंदर जो कृत्रिम योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन दोनों में जो परिणाम होंगे, जो जातक को के ऊपर जो प्रभाव होगा वो कम और ज़्यादा हो जाएगा। कम ज़्यादा किस तरह का, कितना ज़्यादा, कितना कम, तो एक के ऊपर आप यह मान सकते हो कि जैसे इस लग्न चार्ट के अंदर 80% प्रभाव होगा, इस चार्ट के अंदर 80% प्रभावी है कि मध्यम योग, क्योंकि यहाँ जो है आपको जो चीज़ें हैं थोड़ी सी जो है कि कुछ चीज़ें सकारात्मक भी है। सकारात्मक यह है कि छठे घर के अंदर शुक्र बैठ करके और द्वादश भाव को देख रहे हैं, ठीक है, द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो ये भी आपको नकारात्मक ही माना जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है आपको खर्चे का कारक होते हैं और हालांकि जो है कि विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं 6, 8, 12 से, मतलब दोनों का आपस में अगर एक्सचेंज हो रहा है, द्वादश हाउस के स्वामी ग्रह बन के और 6ठे घर के अंदर शुक्र बैठे हैं, तो ये एक राजयोग का भी निर्माण कर रहा है। लेकिन ये जो है बनस्पत जो कुंडली है, इस बनस्पत कुंडली के अकॉर्डिंग ये जो कुंडली है ये ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। इस लग्न ये जो जातक होगा ये बहुत ही विशेष, मजबूत और प्रभावशाली जातक होगा बनस्पत की इस जातक के अकॉर्डिंग। तो इस जातक को जो जीवन में कृत्रिम योग का जो प्रभाव झेलना पड़ेगा वो थोड़ा ज़्यादा झेलना पड़ेगा, उसको थोड़े से जीवन में जो है कि आर्थिक अभाव से जूझना पड़ेगा, यह बिल्कुल सत्य है। और कृत्रिम योग के जो भी आपके मिलने वाले जो प्रभाव हैं, जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसमें जो है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि बाकी सारे ग्रहों की स्थिति भी बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। कोई विशेष स्थिति में जाकर के कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। इस कारण से जो इस लग्न चार्ट के अंदर जो कृत्रिम योग का जो प्रभाव होगा वो थोड़ा ज़्यादा प्रभावशाली होगा और नकारात्मक होगा। और वहीं अगर दूसरे लग्न चार्ट की बात कर ले, जिसकी हमने पूरी चर्चा की, यह जो लग्न चार्ट के अंदर जो कृत्रिम योग का प्रभाव होगा वो बहुत कम होगा। आप ये मान सकते हो कि जो भी कोई ज्योतिष अगर कहता है कि ऐसा जातक दरिद्रता के उच्चतम स्तर पर चला जाएगा, तो यह बिल्कुल आपको मानने वाली बात नहीं है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।